जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन और एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है मंडे और आज दोस्तों 26 सितंबर और आज हम तीन आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, तीन इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से पर्टिनेंट है, प्रकाश सिंह जी ने आर्टिकल ये लिखा है, फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। तो यहां पे वो पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, बात समझेंगे कि पुलिस रिफॉर्म्स का केस क्यों वैलिड है। एक आर्टिकल रादर दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे आईआर से। तो एक तो आर्टिकल हर्ष पंथ ने लिखा है द हिंदू में, जहां पे रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म की बात करी जा रही है, यूएन रिफॉर्म्स की यहां पे बात करी गई है, यूएनएससी रिफॉर्म्स की यहां पे बात करी गई है। और एक आर्टिकल बड़ा अच्छा जो मेरे को लगा वो है सॉफ्ट पावर के बारे जो बात करी गई है कि कैसे जो स्पोर्टिंग इवेंट्स है, कैसे स्पोर्टिंग इवेंट्स एक देश का जो सॉफ्ट पावर है वो इन्हांस कर सकते हैं। तो ये तीनों आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तबीयत काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मौसम बदला है, बारिशें हो रही है नॉर्थ इंडिया में, तो आई होप अपनी तबीयत का भी आप खास ख्याल रख रहे हैं। चलिए सो दोस्तों शुरू करेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा। अब प्रकाश सिंह जी की बात करें तो ये फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। 1996 में प्रकाश सिंह जी ने और साथ में इनके साथ कुछ और वरिष्ठ अधिकारी थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, जिन्होंने एक याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में पुलिस रिफॉर्म्स के चलते कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है पुलिस के डे टू डे फंक्शनिंग में, उनके ट्रांसफर्स में, प्रमोशंस में और पोस्टिंग्स में। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट की आशा थी कि जो बाकी राज्य सरकारें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अपने अपने, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर जैसे कि हम जानते हैं कि एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, और कैसे जो बाकी राज्य सरकारें हैं ये गाइडलाइंस के हिसाब से अपने पुलिस में रिफॉर्म्स लेके आएंगे। आज इस बात को 16 साल हो चुके हैं। सितंबर 22 को ये वर्डिक्ट अनाउंस करा गया था और सितंबर 22 को मनाया जाता है पुलिस रिफॉर्म्स डे। लेकिन प्रकाश सिंह जी ये कहते हैं कि ये डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी गाइडलाइंस दी, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये केस 10 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, लेकिन बहुत सारी राज्य सरकारों ने पूरी तरह से कंप्लीटली 100% इंप्लीमेंट नहीं करे ये जो रिफॉर्म्स थे, बहुत हाफ हार्टेड कोशिश करी है। और हर एक राज्य सरकार का जो रवैया है, जो अप्रोच है पुलिस रिफॉर्म्स को लेके, वो डिफर करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो पहले तो आपको ये ब्रीफली बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स क्या थे प्रकाश सिंह के केस में। तो यहाँ पे 7 बातें सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करी थी कि एक तो हर एक राज्य में एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होगा, एक फिक्स टेन्योर होगा 2 साल का डीजीपी का। अब अक्सर यहाँ पे काफ़ी इंटरफेरेंस देखी जाती है, फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स को, फेवरेट ऑफिसर्स को, फेवरेट पुलिस ऑफिसर्स को, जब भी कोई चीफ मिनिस्टर बदलता है किसी राज्य सरकार का तो वो अपने ही खास लोगों को, चीफ सेक्रेटरी हो या डीजीपी हो, वो लगा देते हैं और सीनियोरिटी की यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। और 2 साल का टर्म होना चाहिए जो आपके स्टेशन हाउस ऑफिसर्स होते हैं, एसएचओज होते हैं, जो आपके एसएसपीज होते हैं। और इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस और इन्वेस्टिगेशन फंक्शंस इनको सेपरेट करना, एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाना, फिर एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाना, और कैसे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो है, पॉलिटिकल कंट्रोल है, कैसे उसको मिनिमाइज किया जा सकता है पुलिस के डे टू डे अफेयर्स में। क्या आप ये बात जानते हैं कि आज के टाइम पे हर एक स्टेट एक डिफरेंट पुलिस एक्ट को लेजिस्लेट कर रहा है? कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि भाई दिखाने को ये कहना कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें ही मान रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें नहीं मानी जा रही है। 18 राज्य सरकारों ने किसी ना किसी फॉर्म में अपने पुलिस एक्ट्स को रिफॉर्म करा है, अमेंड करा है, लेकिन कंप्लीटली उस तरीके से नहीं करा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कहा था। इनफैक्ट अगर आप पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएस 3 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इंटरनल सिक्योरिटी का, पुलिस रिफॉर्म्स, तो वहां पे आप ये बात भी कोट कर सकते हैं कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की रिपोर्ट ये बताती है, सितंबर 2020 में ऑब्जर्वेशन थी कि किसी भी राज्य सरकार ने, चाहे 18 राज्यों ने अपने पुलिस एक्ट्स को अमेंड करा है, रिफॉर्म करा है, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट नहीं करा है। सवाल हमारे सामने यह खड़ा उठता है कि भारत को पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ कारण यहां पे प्रकाश सिंह जी लिस्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाता है कि लिस्ट द रीजंस दैट व्हाई पुलिस रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, तो देखिए अब आने वाले जो हम स्लाइड्स अब डिस्कस करने वाले वो आपके वहां पे पॉइंट्स बनेंगे। पहली बात तो भाई पुराने जो कानून है, कॉलोनियल लॉज है, उससे छुटकारा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने अभी रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे स्पीच पे भी रिसेंटली कहा था कि आज 75 ईयर्स हमको आज़ाद हुए को हो गए हैं, लेकिन अभी भी कितने पुराने अंग्रेज़ों के कानूनों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
पीछे फॉर्मर जो हमारे चीफ जस्टिस थे एनवी रमन जी, एनवी रमना जी ने भी कहा था कि हम सेडिशन को क्यों इतना इस्तेमाल करते हैं, सेडिशन का जो लॉ है उसका मिसयूज किया जाता है, जबकि सेडिशन का जो लॉ है ये भी अंग्रेजों की ही देन है। तो ऐसे काफी कानून हैं। अगर हम पुलिस एक्ट की बात करें तो पुलिस एक्ट ऑफ 1861 ये गवर्न करता है फंक्शनिंग ऑफ पुलिस इवन टुडे। आज 2023 आने वाला है, तो इतना पुराना कानून, 160 साल से भी ज्यादा पुराना कानून, क्यों उस पे हमारा पुलिस उस पे क्यों निर्धारित है आज के टाइम पे। और जब अगर हम इस कानून की बात कर ही रहे हैं, देखिए अब हमने हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है, आपने नेशनल मूवमेंट पढ़ी है, लोगों को सप्रेस करने की बहुत कोशिश करी गई थी, और लोगों को सप्रेस करने के लिए सबसे बेहतर टूल ब्रिटिश सरकार के पास क्या था? पुलिस का। अब अंग्रेजों ने जो पुलिस के कानून बनाए, जो पुलिस का एक्ट ब्रिटेन में बनाया था वो डिफरेंट था। वहां पे पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जो थी वो कानून के आगे थी, कि कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यानी कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पुलिस इन ब्रिटेन वाज मच मोर एज कंपेयर टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पुलिस इन ब्रिटिश इंडिया। लेकिन यहां पे भारत में उन्होंने आयरिश मॉडल फॉलो किया, जिसके चलते एग्जीक्यूटिव के पास पूरा कंट्रोल था, कंप्लीट अथॉरिटी थी पुलिस के पास, ताकि कैसे लोगों को दबाया जा सकता है, कुचलाया जा सकता है, उनको सप्रेस किया जा सकता है, कैसे लोगों की आवाज को दबाया जा सकता है, और कैसे उन पे अन्याय और बढ़ाया जा सकता है। अब ये कॉलोनियल जो कानून है, ये आज के टाइम पे क्या हमको कैरी ऑन करना, तो यानी कि आज के टाइम पे उस जमाने के कॉलोनियल मास्टर्स और आज के टाइम के हमारे विधायक, हमारे एमएलएज, हमारे एमपीज, क्या वो कॉलोनियल मास्टर्स बन गए हैं कि हम पुलिस रिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें, हम अपने आर्थिक स्थिति की बात करें, देखिए हमारे यहाँ पे कई सारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी शहर में रहते हैं, लेट्स से आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं। मेट्रो सिटी में बहुत कल्चर है, सैटरडे संडेज को लोग घूमने जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, बार्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, जाना भी चाहिए अगर आपको टाइम मिले। लेकिन अगर आपके शहर में, आपके राज्य में एक कंप्लीट गुंडा राज हो, लॉलेसनेस हो, जंगल राज हो, तो आपको अपने घर से बाहर जाने में भी आपको डर लगेगा। और जहां पे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, जहां पे हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे मॉल्स बने, सड़कें बने, कंपनीज आए, इन्वेस्ट करें, लोगों को रोजगार मिले, तो डेफिनेटली ये सब चीजें बहुत इंटरलिंक्ड है ना। अगर रोजगार होगा तभी लोग बाहर रिक्रिएशन पर्पसेस के लिए जाएंगे, चाहे वो मूवी देखने जा रहे हो, चाहे वो शॉपिंग के लिए जा रहे हो। लेकिन कानून की व्यवस्था होना, कानून की एक बहुत स्टेबल व्यवस्था होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पे एक रिपोर्ट ये बताती है, अब अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, वायलेंस, अब चलो हम वायलेंस की बात करते हैं, चाहे लॉलेसनेस हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ नक्सलिज्म हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट बेस्ड इंसर्जेंसी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हम रेडिकलाइजेशन की बात करें, लेकिन वायलेंस कंट्री को 7% ऑफ इट्स जीडीपी कॉस्ट करती है। तो यानी कि आप ये बात का अनुमान लगा सकते हैं कि गुड लॉ एंड ऑर्डर का होना कितना ज्यादा जरूरी है, एक प्रोफेशनल पुलिस का होना कितना ज्यादा जरूरी है। यानी कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, वो भी बहुत निर्भर करती है पुलिस रिफॉर्म्स के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज मार्क कर लीजिए। फिर हम बात करें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो अब राजनीति में गुंडे आ गए हैं, राजनीति में वो लोग बैठे हैं, राजनीति की अगर हम बात कर रहे हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वो लोग बैठे हैं जिनके ऊपर पर्चे हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हैं, जिनके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और इस तरह का जो ट्रेंड है, प्रकाश सिंह जी यहाँ पे थोड़ी चिंता प्रकट कर रहे हैं। प्रकाश सिंह जी ये कहते हैं कि इस तरह का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। तो जहां पे 2004 में 24% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो कि लोकसभा में थे, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, आज यानी कि 2019 में, तो आज से 3 साल पहले जो हमारे लास्ट जनरल असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो ये आंकड़ा 43% तक पहुंच चुका है। लेकिन अब पुलिस क्या करे? क्या पुलिस इन सांसदों को, इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को या बाकी विधायकों को, राज्य सरकारों की बात करें, क्या उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है पुलिस? क्या पुलिस के पास वो पावर है? बिकॉज अल्टीमेटली पुलिस को तो हाथ जोड़ने पड़ते हैं पॉलिटिकल मास्टर्स के आगे, नहीं तो वो उसकी ट्रांसफर कर देंगे, कहीं और सस्पेंड कर देंगे, ठीक है, कहीं और लगा देंगे, ठीक है। तो ये सब बातों के कारण पुलिस भी एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पा रही है। देयरफॉर बहुत जरूरी बनता है कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस पुलिस के मामले में, डे टू डे के मामले में ना हो। फिर चाहे हम कश्मीर की बात करें, रेडिकलाइजेशन, ऑल्दो मैं आपको ये भी बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रकाश सिंह जी देखिए बहुत वरिष्ठ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, बहुत सालों का उनका अनुभव है।
लेकिन अगर हम आज के आंकड़ों की बात करें, चाहे वो माओइज्म है, चाहे वो नक्सल रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड वायलेंस के इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है, आंकड़े अब ये बताते हैं कि ये सब चीजें बहुत कम हो रही हैं। जरूर चिंता की बात है कि ये प्रॉब्लम 50-60 साल से ज्यादा अभी है, ये बात बिल्कुल सही है। इसको ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली हम माओइज्म से या नक्सलिज्म से हम रिडंस ले चुके हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। अब हमारे यहाँ पे देखिए, हमारी पुलिस फोर्स में ऐसा तो नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है या इतना दम नहीं है कि वो इन सब प्रॉब्लम से डील ना कर सकें, कर सकते हैं। ये ऐसी समस्याएं हैं जिसका हल निकल सकता है, जिसको कंटेन किया जा सकता है। प्रकाश सिंह जी ये कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे कोई कंक्रीट इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है और इसके चलते हम सक्षम नहीं हो पा रहे इस तरह के सीरियस क्रिटिकल चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए। याद करिए मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था। मनमोहन सिंह जी ने 2006 की बात है, ये कहा था कि नक्सलिज्म इज द मोस्ट सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट विच इंडिया फेसेस। तो डेफिनेटली वो इंसिडेंट्स कम हो चुके हैं, बट अगेन पुलिस रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। मैंने उस दिन भी जब GS3 के जब मैंने आंसर्स बनाए थे, जो GS3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आए थे, मैंने आपसे ये बात कही थी कि पुलिस के पास इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारी पुलिस के पास इतने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और वेपन्स नहीं है। और अगर हम नक्सलवाद की बात करें, अगर हम माओवादी लोगों की बात करें, तो उनके पास ज्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी और वेपन्स है जिससे वो पुलिस फोर्सेस को, CRPF को मार रहे हैं। तो ये चिंता की बात हमारे सामने आती है। फिर हम संगठित अपराध की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब अपराध की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आज के टाइम पे हम ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करते हैं, TOC। किसी और वीडियो में जरूर मैं बात करूंगा कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, इसकी इंट्रिकेसीज क्या इन्वॉल्व हैं। लेकिन इतना हम समझें कि जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, नारकोटिक्स ट्रेडिंग होता है, ये सब जो गैर कानूनी, ये जो काले काम जिस तरीके से करे जा रहे हैं, अब ये इससे जो मुनाफा होता है ड्रग ट्रैफिकिंग से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, ठीक है, इससे जो मुनाफा हो रहा है, जो लोग पैसा जनरेट कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस की डे टू डे फंक्शनिंग में। अब इस तरह के जो बहुत संगीन अपराध हैं, जो बहुत सीरियस अपराध हैं, इसके साथ डील करने के लिए पुलिस को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इंपावर करना पड़ेगा। अब हम साइबर क्राइम्स की बात करें, ये भी पिछले 2-3 सालों में कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं और कितना आसान है साइबर क्राइम करना। आप घर बैठे बैठे ही कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है, आपको इसके लिए कोई बम बंदूक की जरूरत भी नहीं है। तो अब उचित समय आ चुका है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे राजनेता हैं, वो पुलिस को एक महज इंस्ट्रूमेंट की तरह ना देखें कि कैसे वो अपने नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, बट इस तरह के जो सीरियस क्राइम्स है उससे कैसे पुलिस डील कर सकती है, वो बहुत जरूरी है समझना। अंत में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ये बात समझे कि जो हमारे पुलिस अफसर हैं वो किस तरह की कंडीशंस में रह रहे हैं। देखिए, एक एवरेज जो पुलिसमैन है वो दिन भर में 14 से 15 घंटे की ड्यूटी कर रहा है और उसको वीकली ऑफ भी नहीं मिल रहा। अब देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप एस्ट्रोनॉट हैं, चाहे आप जहां मर्जी काम करते हैं, आपको हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी चाहिए अपने आप को फ्रेश करने के लिए, अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए। अब अगर आप अपने आप को छुट्टी नहीं देंगे, ऑफ नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। तो एक पुलिस कर्मचारी अगर दिन भर 18 घंटे काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है मंडे टू संडे, तो कैसे वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाएगा, कैसे वो अपने काम में एफिशिएंसी लेके आ पाएगा? और ऐसी क्या सुविधाएं पुलिस कर्मचारी की फैमिलियों को मिल रही है, कैसी क्या, चाहे हाउसिंग की हम बात करें, तो क्या सरकार एडिक्वेट और सफिशिएंट हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं? खास करके अगर हम लोअर कांस्टेबलरी की बात करें, खास करके जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रैंक के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स को तो बहुत अच्छी अकोमोडेशन मिलती है, बट व्हाट अबाउट द लोअर पुलिस फोर्सेस, उनको क्या अकोमोडेशन प्रोवाइडेड की जा रही है? किस तरह की कवरेज उनको प्रोवाइड की जा रही है, हेल्थ कवरेज प्रोवाइड की जा रही है सरकार के द्वारा? तो डेफिनेटली इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन रिसोर्सेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हर्ष पंत ने लिखा है, तो यहां पे बात करिए कि क्यों इंडिया के लिए केस वैलिड बनता है रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म के लिए। अब मल्टीलेटरलिज्म के चलते, मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी के चलते बहुत सारी बातें हम पिछले 10 दिनों से करते आ रहे हैं और यकीन मानिए IR से संबंधित आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते ही रहेंगे, बिकॉज बहुत कुछ होने वाला है। अब G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास आने वाली है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अभी पिछले हफ्ते हुई थी, अब उसकी प्रेसिडेंसी भी हमारे पास है, अगले साल हम होस्ट करेंगे SCO को। और रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते जियोपॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है और बहुत इंस्टेबिलिटी भी जियोपॉलिटिक्स में देख रहे हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, बहुत ही ज़्यादा सैवेज रिप्लाईज इनके होते हैं, मस्त से। अगर आप इनके वीडियोस देखेंगे यूट्यूब में,
तो हैं तो ये डिप्लोमैट, लेकिन ये डिप्लोमैटिकली नहीं बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं। ही नोज हाउ टू कॉल द ब्लफ ऑफ द अदर पर्सन। इनको पता है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, बिना किसी खौफ के, बिना किसी हेसिटेशन के ये बोलते हैं। अभी आज मैं पढ़ रहा था, वो जो इन शॉर्ट्स की ऐप होती है, वहां पे जो शॉर्ट न्यूज आती रहती है, तो वहां पे एक स्टेटमेंट एस जयशंकर जी का आया था। तो एस जयशंकर जी ये कह रहे थे, अभी वो अमेरिका के दौरे में थे 10 दिनों के लिए, इनफैक्ट अभी भी हैं, तो वो ये कह रहे थे कि ये अमेरिका किसको बेवकूफ बनाना चाह रहा है कि आप F-16 के जो विमान है, जो फाइटर विमान है, जो आप पाकिस्तान को सेल कर रहे हैं, तो क्या आप ये हमको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं ये कहने के लिए कि ओ ये जो F-16 फाइटर जेट्स है ना, ये तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए हैं एफ पाक रीजन में। अमेरिकन का कहना है ना एफ पाक रीजन, अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन। तो बिना किसी हेसिटेशन की ये बातें बोलते हैं। बहुत, आप इनको यूट्यूब पे अगर फॉलो करते हैं तो इनके बहुत सैवेज रिप्लाईज भी हैं। अब ये गए थे यूएस, काफी सारी मीटिंग्स थी, काफी सारे समिट्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट था जो 77th यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली सेशन है, जो कि सितंबर 13 को ओपन हुआ था। तो मोदी जी इस बार नहीं गए थे, उनकी जगह पे एस जयशंकर जी गए थे। अब इस विजिट की सिग्निफिकेंस की बात करें ना, दिस विजिट इज कमिंग राइट आफ्टर जब शंघाई कोऑपरेशन का जो मीटिंग है वो कंक्लूड किया गया था उज्बेकिस्तान में, समरकंद में। काफी अच्छा मीटिंग हो रहा था। मोदी जी की जो लाइन थी, जो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कही थी कि भाई ये जमाना लड़ाई का नहीं है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, उस लाइन को, मोदी जी की वो स्टेटमेंट को बहुत प्रेस करा गया था। चाहे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, चाहे वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उस बात को बहुत प्रेस करा गया था कि भाई मोदी जी ने बोला पुतिन को ये जमाना लड़ाई का नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया की जो इमेज है वो और बेहतर होती है, बिकॉज अक्सर ये जो वेस्टर्न कंट्रीज का एक क्रिटिसिज्म रहता था कि इंडिया का स्टैंड क्या है रशिया यूक्रेन की लड़ाई में, जबकि हम बार बार इस बात को बहुत क्लियर कर चुके हैं। लेकिन जरूरी बात यह है समझना दोस्तों कि मल्टीलेटरलिज्म को और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स को बहुत यहां पे सिग्निफिकेंस मिल रहा है। तो इस करके बहुत जरूरी है, ये उचित समय है जब हमारा जो स्टेचर है इंटरनेशनल अफेयर्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर बढ़ रहा है, तो बहुत जरूरी है कि हम यूएन को भी रिफॉर्म करें। इतने सालों से क्या सिर्फ 5 देश ही हैं जिनका ये जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है कि वो परमानेंट सीट उनको मिले? आज 2023 आने वाला है, 1945 तो नहीं है। अब इतने सालों के बाद भी 5 देश ही क्यों हैं जिनके पास वो वीटो का बटन है और वो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के? खैर, बहरहाल इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता होगा। तो जनवरी 1, 2021 से लेकर दिसंबर 31, 2022 तक ये 2 साल का पीरियड इंडिया को नॉन परमानेंट सीट ऑफ यूएनएससी मिला था। लेकिन अक्सर इस बात को क्रिटिसाइज किया जाता है कि समय उचित है कि यूएनएससी को रिफॉर्म करा जाए और इसको और इंक्लूसिव बनाया जाए। आज के टाइम की रियलिटीज, आज के टाइम के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं। जो चैलेंजेस आज से 80 साल पुराने थे, 80 ईयर्स बैक थे, और हमारा जो ओहदा है इंटरनेशनल अफेयर्स में बढ़ चुका है, तो हमारे लिए बहुत लेजिटिमेट है। यानी कि हम मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, अगर एक तरह से हम समझ सकें, यहां पे हम मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, योग्य पुरुष हैं इस परमानेंट मेंबर सीट के लिए। और ऐसा हम अपनी बात ना करें, लेकिन और डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं। अब अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, हम जर्मनी की बात करें, ब्राजील है, जापान है, इनको भी तो परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूएनएससी में। अब थीम क्या था 77 जनरल असेंबली का? थीम था ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। देखिए दोस्तों, अभी जो पिछले 3 सालों में इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, कोविड आया, फिर रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, ये सबसे कहीं ना कहीं हमारे सामने क्या चीज एक्सपोज हो रही है? द इररेलेवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, या हम ये कह सकते हैं कि जो क्रेडिबिलिटी है यूनाइटेड नेशंस की वो डिक्लाइन कर रही है। तो ऐसे 3 वाक्य जो भी हाल ही में हुए हैं, जिसके चलते ये बात सिद्ध करती है कि यूएन के जो क्रेडेंशियल्स हैं क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं। एक तो कोविड पैंडेमिक महामारी की बात करें तो कहां था यूएन का मल्टीलेटरलिज्म? फिर हम रशिया यूक्रेन के युद्ध की बात करें, आज 7 महीने पूरे हो गए हैं, सिर्फ सैंक्शंस लगा देने से तो युद्ध नहीं खत्म होने वाला। या चाइना के राइज की हम बात करें, चाइना का जो इकोनॉमिक क्लाउड है काफी ज्यादा है, व्हाट इट वाज मे बी 20 ईयर्स बैक, और चाइना गुंडागर्दी क्यों दिखा रहा है यूएन स्टाइल मल्टीलेटरलिज्म मॉडल्स में? तो चाइना इतना बुली क्यों बन रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब अगर हम बात करें कमियों की, तो देखिए पैंडेमिक के चलते हर एक देश ने लॉकडाउन लगाया, हर एक देश ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए, लेकिन इसके चलते काफी सारी एसेंशियल सप्लाई चेन्स भी थी जो कि इंटरप्टेड हुई, और इसके चलते बहुत सारे देशों को नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन पैंडेमिक के चलते जो डेवलपिंग देश थे लेड बाय इंडिया, उन्होंने यहाँ पे कंपैशन दिखाया। बार बार हम ये बात पढ़ते रहते थे पैंडेमिक में कि कोई भी तब तक सेफ नहीं है जब तक पूरी दुनिया सेफ नहीं है,
और हमने देखिए अपने एफर्ट्स को स्टेप अप करा, हमने वैक्सीन्स बनाई, वैक्सीन मैत्री पॉलिसी की हम बात करें, हमने गरीब देशों को वैक्सीन्स भी बांटी, मैन्युफैक्चर भी करी। कभी सोचा था कि हम इतनी सारी वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर करेंगे? हमको ग्लोबल फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। या हम रशिया यूक्रेन के युद्ध की बात करें तो ग्लोबल गवर्नेंस इन डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो डजंट दिस कॉल्स फॉर एन मोर इंक्लूसिव अप्रोच टू यूनाइटेड नेशंस? क्या अभी भी वो 5 देश हैं जो कि यूएन पे बैठे रहे परमानेंट मेंबर्स? अब चाइना के बुलिंग टैक्टिक्स की बात करें, देखिए चाइना ने रिसेंटली ना प्रेशर एक्सर्ट करा था यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चीफ के ऊपर, जिनका नाम है मिशेल बैचलेट। हालांकि ये रिपोर्ट रिलीज करी गई थी, लेकिन चाइना ने प्रेशर किस बात के लिए एक्सर्ट किया था इनके ऊपर? ये बात पे किया था कि भी ताकि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, जो कंडीशन ऑफ ईगर मुस्लिम्स है चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में, जो अट्रॉसिटीज चाइना की सरकार उनके ऊपर कैरी ऑन कर रही है, वो अट्रॉसिटीज लोगों के सामने ना आ सके, विश्व भर में लोग ना उसके बारे में समझ सकें। तो वो रिपोर्ट को रिलीज करने से पहले चाइना ने बहुत प्रेशर डालने की कोशिश करी मिशेल बैचलेट के ऊपर। अब रिसेंटली चाइना ने अपनी वीटो पावर को यूज करा। अगर हम साजिद मीर की बात करें, जो कि एक लश्कर तैयबा के कमांडर हैं, मेन हैंडलर थे मुंबई अटैक्स के, ताज अटैक्स के नवंबर 2008 में जो हुए थे। अब लेकिन चाइना ने अपनी वीटो पावर को यूज किया, इस्तेमाल किया, ताकि कैसे वो साजिद मीर को रोक सकते हैं, ताकि वो ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट ना हो सके। तो इस वीटो पावर का क्या फायदा? और बाकी देश क्या कर रहे हैं, जो बाकी 4 देश हैं चाइना को छोड़ के, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दो, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दो। हर चीज का आंसर क्या सिर्फ सैंक्शन लगाना ही है क्या? सैंक्शन लगाने से कोई लड़ाई खत्म हुई है? नहीं हुई है। तो इस करके बहुत जरूरी बनता है कि हम कैसे यहां पे अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए चाहे क्लाइमेट चेंज है, चाहे पैंडेमिक है, चाहे लड़ाइयां हैं, इंडिया का एक बहुत इंडिपेंडेंट ओपिनियन रहा है और हम बिलीव करते हैं मल्टीलेटरलिज्म में। और हम किसी भी कंट्री के पीछे लग के हम बैंड वैगनिंग नहीं कर रहे हैं। हमको इस बात का डर नहीं है कि अमेरिका क्या सोचेगा अगर हम रशिया के साथ किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या हमको इस बात का भी डर नहीं है कि रशिया क्या कहेगा अगर हम अमेरिका के साथ डिफेंस ट्रेड बढ़ा रहे हैं। तो हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट है, हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। इस सब के मद्देनजर रखते हुए समय उचित हो चुका है कि रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म में इंडिया को भी वो सीट मिले परमानेंट मेंबर की एट यूएनएससी। अब अमेरिका तो बहुत बार कह चुका है, बाकी देश भी बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन रोकता कौन है? हमेशा चाइना बीच में अड़चन बनता है कि कैसे इंडिया को सीट ना मिले परमानेंट मेंबरशिप की। चलिए लास्ट आर्टिकल आज का, तो यहां पे बात करेंगे सॉफ्ट पावर, द न्यू रेस एवरी कंट्री वांट्स टू विन। तो सॉफ्ट पावर क्या होता है? देखिए दोस्तों, हार्ड पावर आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ दर्शाती है। अब हमारे पास हार्ड पावर तो नहीं है, अमेरिका है या रशिया की हम बात करें, इनके पास हार्ड पावर है। चाइना के पास भी हार्ड पावर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत स्केलिंग ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज की बात करें, वेपन्स की बात करें, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, मिसाइल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। हम भी बना रहे हैं, हम भी आत्मनिर्भरता भारत के टुवर्ड्स हमने मूव रखा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम भी आगे काफ़ी कदम बढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने आप को हार्ड पावर नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम सॉफ्ट पावर की हम बात करें, बुद्धिज्म सर्किट की बात आ जाती है, रामायण सर्किट की बात आ जाती है, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, डिप्लोमेसी, बॉलीवुड, इंडियन कुजीन्स, ठीक है, योगा की बात आ जाती है। यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि कल्चर से रिलेटेड हो, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियल से रिलेटेड हो। हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं, गांधीवाद की बात करते हैं, गांधी जी का कितना प्रभाव है कितने सारे देशों पे। तो ये क्या दर्शाता है? यानी कि हमारी सॉफ्ट पावर दर्शाता है। यानी कि हम धक्का नहीं करेंगे, कोर्शन नहीं करेंगे अपने आउटकम्स को मीट करने के लिए, लेकिन हम अट्रैक्ट करेंगे, हमारी एक अपील होगी विश्व भर में थ्रू आवर सॉफ्ट पावर। अगर हमारी अपील विश्व भर में हार्ड पावर के साथ नहीं है, लेकिन हमारी अपील विश्व भर में सॉफ्ट पावर के साथ हो सकती है, ठीक है। और ये सॉफ्ट पावर को एनहांस करने का जो सिलसिला है, हर एक देश के बीच में लड़ाई लगी हुई है। यानी कि लड़ाई मतलब नॉट अ फिजिकल लड़ाई, बट हर एक देश चाह रहा है कि कैसे वो अपनी सॉफ्ट पावर को एनहांस कर सके, खास करके जिस देश के पास हार्ड पावर ज्यादा नहीं है। तो यहां पे स्पोर्टिंग की रेलेवेंस आ जाती है। ओलंपिक्स की हम बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, स्पोर्ट्स, देखिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्ले करते हैं डिप्लोमेसी में, ठीक है। अब अक्सर कहा जाता है कि अगर हमको अपने बायलेटरल रिश्ते अगर इंप्रूव करने, किसी ज़माने में कहा जाता था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर अभी तनाव बने हुए हैं, बायलेटरल रिश्तों को इंप्रूव करना है तो और क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेले जाएं, बजाय कि वो क्रिकेट टूर्नामेंट शारजा में हो या दुबई में हो, वो इंडिया या पाकिस्तान में खेले जाएं। इस तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को इंकरेज करने की बात करी गई थी। लेकिन अगर हम ग्लोबली बात करें तो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं उस देश की सॉफ्ट पावर को। बिकॉज देखिए, अब टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, कितने सारे लोग वहाँ पे, हालांकि पैंडेमिक के चलते उम्मीद नहीं थी कि गेम्स कभी होगी भी कि नहीं होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये गेम्स हुई।
लोग देखने भी गए, बहुत सारे लोगों ने टीवी पे देखा, बहुत सारे लोगों को ये अवसर मिला, ये सौभाग्य मिला कि वो जापान जाके जापान के कल्चर को समझ सकें, जापान के लोगों के बीच में रह सकें। तो ये सब मौके कब मिलते हैं? जब आपके कंट्री में आपको जब मौका मिलता है इस तरह के इवेंट्स को होस्ट करने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीरज चोपड़ा की बात करें तो वो एक हाउसहोल्ड नेम बन चुके हैं। बच्चे बच्चे को पता है कि नीरज चोपड़ा कौन है। इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता जावलिन थ्रो में टोक्यो में। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें 2022 में जो बर्मिंघम में हुई थी, हमारे एथलीट्स ने 61 मेडल जीते, विच इंक्लूड्स 22 गोल्ड्स। अब अक्सर कहा जाता है कि भारत में अगर एक स्पोर्ट है जो कि बहुत फॉलो किया जाता है, धर्म से भी ऊपर है, वो कौन सा है? वो क्रिकेट है। और अक्सर ये बात को कहा जाता है कि जितना पैसा क्रिकेट में है उतना पैसा बाकी स्पोर्ट्स में नहीं है। इनफैक्ट बीसीसीआई के पास जितने फंड्स हैं, बीसीसीआई की अगर हम वेल्थ की बात करें, वो शायद किसी कंट्री की जीडीपी से भी बढ़कर होगा। सो बीसीसीआई को बहुत रिच माना जाता है। बट व्हाट अबाउट द अदर स्पोर्ट्स? बाकी स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी सॉफ्ट पावर को एनहांस करने के लिए। अगर आज हमने इतने सारे मेडल्स जीते हैं, इससे हमारा जो दर्जा है विश्व भर में वो और एनहांस होता है। तो चाइना भी सॉफ्ट पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। तो चाइना कैसे इसको एक्सरसाइज कर रहा है? चाइना पीपल टू पीपल रिलेशंस बिल्ड कर रहा है। चाइना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स अफ्रीकन देशों के साथ साइन कर रहा है कि भाई आप आइए, अपने एथलीट्स को इंकरेज करिए कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पे चाहे स्विमिंग पूल्स हो, बैडमिंटन कोर्ट्स हो, टेबल टेनिस कोर्ट्स हो, रेसिंग ट्रैक्स हो, हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपने क्या करना है? अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेसिंग की बात करें तो केन्या के जो एथलीट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास रनर्स माने जाते हैं। तो अगर वो आके चाइना में ट्रेनिंग लेते हैं तो डेफिनेटली जो चाइनीज एथलीट्स हैं उनको भी तौर तरीके पता लगेंगे कि क्या टेक्निक होती है भागने की, क्या सही टेक्निक होती है रेसिंग। तो जो भी स्पोर्ट हो, स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, हर एक प्लेयर जो इस फील्ड में माहिर है वो अपनी टेक्निक्स शेयर कर सकता है चाइनीज प्लेयर्स के साथ। तो चाइना इस तरह के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा साइन कर रहा है अफ्रीकन देशों के साथ। हालांकि अफ्रीकन देशों की यह नाराजगी रहती है कि बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की हमारे कॉन्टिनेंट में, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, कि चाइना अपने स्वार्थ के चलते यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। बट नेवरदलेस इस तरह की जो स्मार्ट मूव है जो चाइना प्ले कर रहा है कि ठीक है मेरे पास पैसा है, मैं इन्वेस्ट करूंगा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो अफ्रीकन एथलीट्स यहाँ पे आके ट्रेन करें। वहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ट्रेनिंग ले सके। तो लेकिन चाइना क्या कर रहा है इस कदम से? अपनी सॉफ्ट पावर को एनहांस कर रहा है। हम बहुत अभी जैसे टॉर्टॉइस की चाल पे हम गए, हम बहुत ही धीमे चल रहे हैं, बहुत धीरे चल रहे हैं। अब टोक्यो ओलंपिक्स में हमारा कितना टाली था, मेडल टाली था? 7। अब अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, अगर हम ओलंपिक्स गेम्स की बात करें, तो ये सबसे ज्यादा डेकोरेटेड ओलंपिक गेम्स मानी गई थी हमारे भारत के इतिहास में। इनफैक्ट हमने केवल 35 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में सिंस द 1900 एडिशन ऑफ ओलंपिक्स। ये बहुत कम है। जहां पे आबादी 150 करोड़ लोग की है और जहां पे क्रिकेट को इतना पूजा जाता है, तो बाकी स्पोर्ट्स को इतना इंकरेज क्यों नहीं करा जाता? बच्चे जो हैं, अगर हम पेरेंट्स की भी बात करें तो सिर्फ ये क्यों देखा जाता है कि बच्चों को सिर्फ क्रिकेट में ही डाला जा रहा है, बाकी स्पोर्ट्स में बच्चे क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो यहां पे बात करें टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम की, टीओपीएस की, सितंबर 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने ये स्कीम को लॉन्च करा था ताकि कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस, हमारे एथलीट्स कैसे अपनी परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में और पैरालंपिक्स में थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके चलते और ज़्यादा एक्स्ट्रा मॉनिटरी असिस्टेंस देने की बात करेगी कोचेस को, एथलीट्स को, बेस्ट कोचेस को कनेक्ट करा गया एथलीट्स के साथ ताकि जो एथलीट्स हैं उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिल सके। ठीक है, और कहीं ना कहीं अभी कहा जाता है कि जो टोक्यो ओलंपिक्स में हमने सक्सेस देखा था वो कहीं ना कहीं ये टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम का ही नतीजा था। 2016 में नीति आयोग ने एक 20 पॉइंट प्लान ड्राफ्ट करा था कि कैसे हम अपनी ओलंपिक्स परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि अभी भी हमारे यहाँ पे एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं है ताकि कैसे हम एथलीट्स की स्किल्स को और ज़्यादा कल्टीवेट कर सकें, पॉलिश कर सकें, खास करके जब एथलीट्स बहुत यंग होते हैं, जब वो, अगर हम बात करें 15-16 साल की उम्र में वो ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना है तो योगदान किसका रहेगा? स्कूल अथॉरिटीज़ का, कम्युनिटी लेवल लोगों का, फैमिली का। ठीक है, कि कैसे बच्चों को थोड़ा स्पोर्ट्स में भी इंकरेज किया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को बस इसी बात के लिए इंकरेज किया जाता है कि भाई आपने मेडिकल लेनी है, आपने नॉन मेडिकल लेनी है, फिर आपने आईएएस बनना है, फिर आपने सीए बनना है, फिर आपने ये करना है, फिर आपने वो करना है। लेकिन स्पोर्ट्स भी एक बहुत इंटेग्रल कॉम्पोनेंट है जिसपे बच्चों को डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हमारे पास कॉम्पिटेंट कोचेस की भी कमी है। क्या हम कॉम्पिटेंट कोचेस हमारे पास हैं जिनके, अब कॉम्पिटेंट कोचेस अगर हो भी, लेकिन क्या एडिक्वेट फंडिंग मिल रही है स्पोर्ट के लिए? ठीक है, कितनी सारी मूवीज हम देखते हैं, जैसे आपने चक दे देखी होगी 2007 में आई थी। ठीक है, उसमें शाहरुख खान कोच बने थे, तो उसमें कितना दिखाया गया था कि एडिक्वेट फंडिंग नहीं मिल रही थी हॉकी गेम के लिए, खास करके औरतों को इतना इंकरेज नहीं करा जाता हॉकी खेलने के लिए। ठीक है, बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे जहाँ पे फंडिंग की प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, जो एथलीट्स हैं, ठीक है, बहुत अगर जो गरीब घर से आ रहे हैं,
ठीक है, अब उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी ट्रेनिंग को फाइनेंस कर सकें। तो यहां पे सरकार का रोल बहुत जरूरी है। आंकड़े देखिए, भारत केवल 3 पैसे प्रतिदिन स्पेंड करता है स्पोर्ट्स के ऊपर, और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना 6 रुपए स्पेंड कर रहा है पर डे पर कैपिटा अगर स्पोर्ट्स की बात आती है। अब मेगा स्पोर्टिंग इवेंट्स को अगर भारत भी अगर कंडक्ट करता है, होस्ट करता है, देखिए अब G20 मीटिंग यहां पे इंडिया में हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग इंडिया में होगी। अब इससे लोग आएंगे, भारत के कल्चर को, भारत की संस्कृति से जुड़ेंगे। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसा कोई स्पोर्टिंग इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सके, तो फॉर एग्जांपल अब जो टोक्यो गेम्स हुए थे, टोक्यो ओलंपिक गेम्स की बात करें, 3 बिलियन से ज्यादा लोगों की व्यूअरशिप रही थी। तो सोचो कितनी व्यूअरशिप हमारे यहाँ पे भी हो सकती है अगर हम यहाँ पे गेम्स कंडक्ट करते हैं। चलो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग अब फिजिकली नहीं भी जा पाते, लेकिन डिजिटल व्यूअर्स की बात आती है, लेकिन एक मौका मिलता है ना उस देश को कि कैसे वो अपना अंतर्राष्ट्रीय पद पे अपना जो इमेज है वो और बढ़ा सकता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि कैसे हम अपने कल्चर को शोकेस कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम के बारे, घोटाले के बारे। अब इस तरह के घोटाले जो हैं वो हमारी सॉफ्ट पावर इमेज को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करते हैं और एक ऑब्स्टिकल बनते हैं। तो सजेशंस की यहाँ पे बात करी गई है, तो जैसे चाइना ने MOU साइन करे हैं अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, तो क्यों ना हम भी MOUs का जो ऑप्शन है वो एक्सप्लोर करें, खास करके जो एथलीट्स ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूके से हैं। अब अगर उन एथलीट्स के पास बेटर टेक्निक्स हैं, उनको बेटर तौर तरीके पता है, तो वो एक तरह से टेक्निक्स हमारे एथलीट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर बन सकता है, बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं उनके एथलीट से। और जैसे कीनिया की बात करी गई थी कि कीनियन एथलीट्स चाइना में आके ट्रेन करते हैं, तो व्हाई नॉट इंकरेज केनियन एथलीट्स के वो इंडिया में आके भी ट्रेन करें, रेसिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। और रीवैम्पिंग द TOPS स्कीम, तो देखिए अब चाइना के पास भी इस तरह की स्कीम थी अगर हम टारगेटेड ओलंपिक्स पोडियम स्कीम की बात करें। लेकिन अब यहाँ पे सजेशन ये दिया गया है कि हम क्यों ना नंबर ऑफ एथलीट्स जो कि स्कीम के अंडर कवर्ड हैं, क्यों ना उसको बढ़ाया जाए कि कम से कम 500 एथलीट्स तो हो जो इस स्कीम के चलते ट्रेन किए जा रहे हैं। और इसके चलते यहाँ पे अगेन फंडिंग की बात आ जाती है कि सरकार को फंडिंग भी बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है इस स्कीम में। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आने वाले सालों में हमारे पास 7 या 8 ही मेडल्स आ रहे हैं। तो जहाँ पे चाइना की जो मेडल टैली है ओलंपिक्स में खास करके गोल्ड में बढ़ रही है, तो हम भी क्यों नहीं बढ़ा सकते। हमारे यहाँ पे भी उतनी आबादी है जितनी चाइना में है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि अगर अभी भी 7 या 8 गोल्ड मेडल्स हमारे पास आते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब IPL में कितना पैसा लगाया जाता है, तो बाकी स्पोर्टिंग इवेंट्स में पैसा नहीं लगाया जा सकता। प्राइवेट प्लेयर्स को इंकरेज नहीं किया जाता, प्राइवेट प्लेयर्स को इंकरेज किया नहीं करा जा सकता कि वो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में थोड़ा इन्वेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे नीति आयोग ने ये भी कहा है कि क्यों नहीं सरकार प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटिटीज के साथ एक मॉडल एक्सप्लोर करते जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, ताकि बेसिक स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करा जा सके। सो दोस्तों ये कुछ सजेशंस थे। अगर आपने इस आर्टिकल के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट मत करना। हाउ कैन इंक्रीजिंग इंडियाज स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस enhance its soft power, 150 वर्ड्स में। ये इंक्रीज वर्ड जो है मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है जो आपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करना है, डिस्कस द लिंकेजेस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पुलिस रिफॉर्म्स। 150 वर्ड्स में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप, जस्ट इन केस अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग, इस टेलीग्राम चैनल का एक्सेस पाने के लिए आपने क्या करना है, आपने अभी वीडियो देखते समय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिंक दिखाई देगा। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करा जाएगा। यदि नहीं तो आप हमारे इस नंबर पे 6280-133-177 आप अपनी टेलीग्राम की ऐप से इस नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं रिक्वेस्टिंग कि मेरे को इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाए और हमारी एडमिन टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। बाकी दोस्तों बेस्ट आंसर अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, बेस्ट आंसर लेकिन शाम को जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो टेलीग्राम के ग्रुप में पिन जरूर कर देंगे। बाकी दोस्तों जाने से पहले आपको यही बताना चाहता हूँ, जस्ट अ क्विक एडवर्टाइजमेंट। सो हम एक अगर हम बात करें, अगर आप अगले साल अपना पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आपका पहला अटेम्प्ट है चाहे आपका छठा अटेम्प्ट है, लेकिन किसी कारण करके आपको लगता है कि आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा GS का जो सिलेबस है वो वेल कवर्ड है, लेकिन कोई सब्जेक्ट हो सकता है, लेट्स से वो एथिक्स का हो, लेट्स से वो सोशल इश्यूज का हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इंटरनल सिक्योरिटी, व्हाटएवर इट इज, तो आप अपने इंडिविजुअल कोर्सेज का बंडल क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, दैट गोज विदाउट सेइंग कि उस सब्जेक्ट में जितनी भी रेलेवेंट करंट अफेयर्स की कवरेज है वो भी करी जाएगी। और जो कंटेंट आपके सामने होगा, ऑफ कोर्स वीडियो लेक्चर्स होंगे, लेकिन जो कंटेंट आपके सामने होगा वो कंटेंट आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्टिनेंट और रेलेवेंट रहेगा।
तो अगर आप अभी चाहते हैं इस कोर्स को लेने के लिए, जो भी आप सब्जेक्ट का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप प्रीलिम्स 2023 का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और आपको भी 33% ऑफ भी मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके और असिस्टेंस भी ले सकते हैं। चलिए, सो दोस्तों, मैं आपसे इजाजत लूंगा, आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और आंसर्स भी लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।